हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन NTA नेट कॉमर्स बाय रिचा। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बिजनेस मैनेजमेंट और आज हम बात करने वाली हैं बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट 13 में स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। ओके, तो आज हम बात करेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल की। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, क्या इसका तरीका है, और इसमें ग्रेक्यूनास ने एक थ्योरी दी थी स्पैन ऑफ कंट्रोल की। तो हम उस थ्योरी को प्रॉपर देखेंगे, उसके फॉर्मूले को देखेंगे और इस पे बेस कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। फ्रेंड्स, स्पैन ऑफ कंट्रोल काफ़ी छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। इट इज़ दी स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि एक मैनेजर कितने सबॉर्डिनेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि एक मैनेजर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स हैं। The span of control is the concept that describe the number of people that are managed by someone। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि एक इंसान के द्वारा कितने लोग मैनेज किए जा रहे हैं। और यहाँ पर समवन कौन है, यहाँ पे समवन है हमारा मैनेजर। तो यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल एक तरीके से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। कहीं कहीं स्पैन ऑफ कंट्रोल को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द चेन ऑफ कमांड। ठीक है, चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या हो गया कि एक इंस्ट्रक्शन है जो कि फ्लो फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। ठीक है, एक से दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो होता है हमारा चेन ऑफ कमांड। ठीक है, it is a chain of command notion where the number of subordinate are properly identified to understand the manager's reach। मतलब क्या हुआ कि जो भी मैनेजर अपनी इंस्ट्रक्शन फ्लो करना चाहता है वो उस तक पहुंच जाए। ठीक है, डायरेक्टली फ्लो हो जाए और सबॉर्डिनेट तक पहुंच जाए इंस्ट्रक्शन, तो वो होता है हमारा चेन ऑफ कमांड। एंड देन देखते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर टू द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट अंडर द मैनेजर्स डायरेक्ट कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि एक मैनेजर के अंदर जितने भी लोग डायरेक्टली कंट्रोल में हो वो होता है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एक फोटो। इसमें क्या है, एक मैनेजर है जो कि CEO है। इसके अंदर जितने भी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इससे कनेक्टेड हैं, वो हो गया स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगर यहाँ पे नंबर की बात करें तो यहाँ पे फाइव लोग हैं। इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, 5 है। ठीक है, ऐसे एक चार्ट ये भी है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हो गया कि एक सबॉर्डिनेट, यहाँ पे एक मैनेजर है और उसके अंदर इतने ढेर सारे सबॉर्डिनेट वर्क कर रहे हैं, तो इन सभी को काउंट करें तो नंबर आता है 34। तो इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो गया, 34। आई थिंक अब आपको आइडिया लग रहा है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल है क्या। ठीक है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया। ठीक है, या तो हमारा हो सकता है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल या फिर हमारा हो सकता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल दो तरीके से होगा। अब जो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है। तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन जब होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल, और टॉल ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो वहाँ पे होगा नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वाइड देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। अब चाहे नैरो की बात करें या वाइड की बात करें, दोनों की अपनी अपनी कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। ठीक है, तो कंपनी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कंपनीज स्ट्रक्चर मस्ट बी डिज़ाइन टू सूट द बिजनेस, यानी कि एक कंपनी को अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो उसको सूट करे वो उस तरीके का रखना चाहिए, और उसी स्ट्रक्चर पे ये स्पैन भी डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नैरो स्पैन है। ठीक है, नैरो स्पैन कैसे, एक यहाँ पे मैनेजर है और उसके नीचे ये दो उसके सबऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्पैन हो गया 2। अब इसके नीचे जो है ये 2 और ये 2, 4, तो इनका हो गया स्पैन 4, इसका भी हो गया 4 और इसके हो गए 2। ठीक है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। दिस मीन्स अ सिंगल मैनेजर और अ सुपरवाइजर हैव फ्यू सबऑर्डिनेट।
यानी कि नैरो में क्या हुआ, हमने यहाँ पे काउंट किया, देखा कि दो दो सबऑर्डिनेट आ रहे हैं, एक मैनेजर के अंदर दो सबऑर्डिनेट और यहाँ पर चार। यानी कि अगर कम है नंबर एक मैनेजर के अंदर, कम सबऑर्डिनेट्स हैं, तो वो हमारा होता है नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा, जब नैरो होता है तो वो टॉल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब इस फिगर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ टॉल जैसा इसका फिगर है। ठीक है, टॉल फिगर है तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इसको ऐसे याद रखना। ओके, एंड देन है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होगा, इट मीन्स सिंगल मैनेजर के अंदर जो होगा लार्ज नंबर होंगी। ठीक है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ जो सबऑर्डिनेट होंगे तो वो वाइड हो जाएगा, और वाइड होगा तो कैसा होगा, फ्लैट होगा। ठीक है, जैसे कि इस फिगर से आपको पता चल रहा है कि ये वाइड है। ठीक है, इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और ये लंबाई में कम है, ये वाइड ज़्यादा है। ठीक है, वाइड है, देखने में भी वाइड जैसा लग रहा है, यानी कि एक मैनेजर के अंदर कितने सारे सबऑर्डिनेट, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 सबऑर्डिनेट, मतलब कि ये और भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फिक्स होगा कि इतने ही होंगे। बट यहाँ पर क्या आपको पता चल रहा है कि इसके स्ट्रक्चर से, अगर वाइड है तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन में हम फॉलो करेंगे वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एक सिनारियो दे देगा कि ऐसा ऐसा है, तो इसमें हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल कौन सा होगा, फ्लैट होगा या नैरो होगा। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर उसमें कई सारे लेवल्स आ रहे हैं और एक के अंदर कुछ नंबर दिए होंगे मे बी कि कम ज़्यादा, तो उससे आपको पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर नैरो है या वाइड है। अगर वाइड होगा तो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल के। अ वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल गिव्स अ मैनेजर ब्रॉडर नॉलेज स्किल ऑफ वर्कफोर्स। अगर वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा तो ये जो एम्प्लॉयज़ होंगे इनके पास बेटर स्किल होगी, बेटर नॉलेज होगी। ठीक है, और क्योंकि ये मैनेजर के साथ ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड ज़्यादा कर पाते हैं, इस वजह से इनको ट्रेनिंग भी नहीं देने की ज़रूरत पड़ती है, और इनके पास क्योंकि स्किल भी बेटर होती है और मैनेजर से ही डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, वीकनेस क्या है, वीकनेस है वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल की कि वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑल्सो मीन्स लेस पर्सनल contact, so the manager may not be able to identify the problem in the workforce before they grow into the larger difficulty। ठीक है, क्या होता है कि अब ये एक मैनेजर के अंदर क्या है, बहुत ढेर सारे लोग हैं, तो जब ढेर सारे लोग हो जाते हैं तो हम अच्छे से उनकी देखभाल नहीं कर पाते, मतलब अच्छे से हम समझ नहीं पाते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो वही होता है मैनेजर के साथ भी कि जब उसके पास बहुत सारा वर्कलोड होगा, या फिर अगर उसके पास बहुत सारे लोग होंगे देखने के लिए, जैसे कि आप घर में ही देख लो, अगर घर में क्या होता है कि अगर सिर्फ सिंगल बच्चा होता है किसी का भी, तो एक पूरा उसका पेरेंट्स का पूरा फोकस उसी बच्चे पे रहता है। ठीक है, बट अगर उसके कई बच्चे होते हैं तो उसका क्या होता है, ध्यान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना सभी बच्चों की देखभाल करना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी समझ लीजिए कि जो मैनेजर है, अगर उसके पास बहुत ढेर सारे सबऑर्डिनेट होंगे तो वो उनकी प्रॉब्लम को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा, और अगर कम सबऑर्डिनेट होंगे तो वो उनको समझ पाएगा, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी डिफ़िकल्टी में उनको साथ दे पाएगा। ठीक है, और जो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं, वाइड स्पैन में क्या होता है कि अनक्लियर प्लान्स होते हैं, प्लान्स यहाँ पर क्लियर नहीं होते हैं, ये इसकी वीकनेस है। बेनिफिट ऑफ नैरो स्पैन, बेनिफिट क्या है, री इन्फोर्सिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप। यानी कि क्या होगा, जब मैनेजर जो होता है इसके नीचे जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो उनसे काम कराएगा। ठीक है, जब नहीं सही हुआ तो उनसे फिर से काम कराना, इस तरीके का री वाला स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन। यानी कि यहाँ पर क्या है, ढेर सारे लेवल होते हैं, जो टॉल स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे ढेर सारे लेवल होते हैं, तो यहाँ पर प्रमोशन के ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, तो ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये इसके फ़ायदे हैं। वीकनेस क्या है, द लेवल आर वेरी एक्सपेंसिव। यानी कि अब क्योंकि हमने देखा कि ये मैनेजर इसके लिए ये सबऑर्डिनेट और ये मैनेजर इसके लिए ये सबऑर्डिनेट, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है कि मैनेजर सबॉर्डिनेट कई सारे हो गए, तो यानी कि जब ढेर ज़्यादा सुपरवाइज़र की ज़रूरत होगी हमको, जब सुपरवाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो वो हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और इसलिए ये स्ट्रक्चर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। दूसरा है इसमें, कम्युनिकेशन इन टॉल ऑर्गेनाइजेशन हैव सेवरल लिमिटेशन। हमने देखा था स्केलर चेन वाला प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है कि कुछ भी कम्युनिकेशन होता है तो टॉप से मिडिल, मिडिल से लोअर, मतलब पहुंचने में कई सारे लेवल्स होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है एंड तक बात पहुंचने में। फिर वीकनेस और क्या है, नैरो स्पैन प्रेजेंट प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, द टॉप मैनेजर इज फार अवे फ्रॉम द ऑपरेटिव वेयर एक्चुअल वर्क इज परफॉर्म। कह रहा है कि जो टॉप मैनेजर हैं वो बहुत दूर होते हैं लोअर लेवल से, इस वजह से उनको कम्युनिकेट करने में या कुछ भी प्रॉब्लम आए उसको समझने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है। फिर है नैरो स्पैन रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको समझते हैं। मैनेजर का डेवलपमेंट कैसे होगा, जो मैनेजर होता है जब ये अपने काम को कभी कभी क्या करता है कि डेलीगेट कर देता है अपने जस्ट बिलो वाले लेवल पे, तो जब वो अपने काम को शेयर करता है तो उसके साथ साथ वो उस काम के लिए जो अथॉरिटी की ज़रूरत होती है वो अथॉरिटी भी डेलीगेट कर देता है। ठीक है। जब वो डेलीगेट करता है तो इस दौरान ये कुछ सीखते हैं, जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो सीखते हैं। बट क्या होगा, जब यहाँ पर ढेर सारे मैनेजर होंगे तो इनके पास वर्कलोड अपना अपना कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कम होगा, तो इनको डेलीगेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से कह सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट हैं वो, उनको सीखने के चांसेस ज़्यादा नहीं मिलते एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस तरीके से उनका डेवलपमेंट जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है। एंड लास्ट है इसमें वीकनेस, नैरो स्पैन ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट एम्प्लॉय मोरल। ठीक है। अ सबॉर्डिनेट who find himself submerged at the bottom of die organization pyramid, मतलब कि ये कहना चाहता है कि जो नीचे जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हम एकदम बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे हैं, और मतलब बिल्कुल बॉटम है पिरामिड में, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का हम बहुत ही नीचे हैं, तो इस वजह से उनको उनका मोराल जो होता है वो डाउन हो जाता है। ये थी वीकनेसेस। अब देखते हैं कि जब स्पैन, एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपना स्पैन डिसाइड करता है तो उसे किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। तो उसको ध्यान रखना चाहिए एबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है, उनकी क्या एबिलिटी है, यानी कि जो ध्यान रखेंगे जो मैनेजर हैं या जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उनकी क्या एबिलिटी है। ठीक है। एंड कैपेसिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, और सबॉर्डिनेट के हिसाब से बहुत, देखिए अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, स्किल्ड होगा, तो हम कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रखेंगे, वाइट। ठीक है। और अगर सबॉर्डिनेट उतने अच्छे नहीं होंगे तो हम उनको टॉल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, काम कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। टाइम रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट ऑन सुपरविजन, कितना टाइम लग जा रहा है उनके सुपरविजन में, अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो जो टॉप मैनेजर है वो सबको नहीं देख सकता, इस वजह से वो टॉल स्ट्रक्चर फॉलो कर सकता है। फिर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, हमको कितनी ज़रूरत पड़ती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर डेलीगेशन की ज़रूरत है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। फिर डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इन सभी बातों पे स्पैन, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्पैन डिपेंड करता है। ठीक है। अब ग्रेक्यूनास ने एक थ्योरी दी थी स्पैन ऑफ कंट्रोल की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो मैंने इस पर स्टार मार्क कर दिया है, आप भी कर लेना। ग्रेक्यूनास ने क्या बताया, he showed him with the formula that each additional subordinate increase the number of potential interaction significantly। उसने जो थ्योरी दी वो बताया कि जो सबॉर्डिनेट होते हैं या सबॉर्डिनेट का मैनेजर के साथ में जो रिलेशन बनता है उसके ऊपर उसने काम किया। ठीक है। उसने बताया कि कितने रिलेशन होने चाहिए या कितने रिलेशन बनेंगे एक सबॉर्डिनेट के आ जाने से। ठीक है। और उसने ये भी बताया कि जो टॉप लेवल, जब मैक्सिमम नंबर की अगर बात करें तो टॉप लेवल पे 1:6 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि 1 मैनेजर और 6 उसके सबॉर्डिनेट होंगे। ठीक है।
और मैक्सिमम नंबर फॉर द लोअर लेवल। तो लोअर लेवल के लिए मैक्सिमम कितने होंगे, 1 मैनेजर, उसके नीचे 20 सबऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे ये बताया था आपको स्ट्रक्चर ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो यहाँ पर कितने होंगे, 6 होंगे और लोअर लेवल पे 20 होंगे। ओके, अब इसने बताया कि जो सुपीरियर यानी कि मैनेजर और उसके नीचे सबऑर्डिनेट, इनके बीच का रिलेशनशिप किस तरीके से बनता है। तो एक होता है डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप, दूसरा होता है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप और तीसरा होता है डायरेक्ट क्रॉस रिलेशनशिप। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको देखो क्या होता है। डायरेक्ट सिंगल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, सच रिलेशनशिप अराइजेज फ्रॉम डायरेक्ट एंड इंडिविजुअल, यानी कि एक का दूसरे के साथ में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक है, इफ ए एज अ सुपीरियर, ए क्या है, एक सुपीरियर है, हैज 3 सबऑर्डिनेट, इसके पास 3 सबऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है, देयर वुड बी 3 डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो यहाँ पर 3 डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेंगे। ठीक है, फिर है डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप। डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप अराइजेस बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, in all possible combination, depending upon the possible combination, there would be 9 relationship like x का y के साथ में, y का z के साथ में, z का y के साथ में and so on। तो इसमें ढेर सारे रिलेशनशिप बनेंगे, 9 रिलेशनशिप टोटल बनेंगे। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे एक फॉर्मूले के साथ, वो भी देखते हैं आगे। फिर होता है क्रॉस रिलेशनशिप। तो क्रॉस रिलेशनशिप में क्या हो गया कि देयर इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग द सबऑर्डिनेट, ठीक है, नेसेसरी फॉर वर्किंग अंडर अ कॉमन सुपीरियर। एक सुपीरियर के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका टोटल रिलेशनशिप किस तरीके से बनेगा। जैसे x का y के साथ में एक रिलेशनशिप हो गया, x का y के साथ में एक रिलेशनशिप हो गया, और उसी तरीके से y का x के साथ में भी एक रिलेशन। तो ये क्या हो गया, 1 और ये 1, इसको 2 रिलेशन माना जाएगा। ठीक है, इसको किस तरीके से करते हैं देखिए। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात होगी तो जितने जितने पर्सन होंगे, यहाँ पे n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे n है 2, तो रिलेशनशिप होगा 2। ठीक है, क्रॉस रिलेशनशिप में फॉर्मूला होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, n इंटू n माइनस 1। अगर सबऑर्डिनेट 2 है तो यहाँ पर रख देंगे 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप रिलेशनशिप है, तो ग्रुप रिलेशन के लिए फॉर्मूला है n ब्रैकेट में 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, यहाँ पे रख देंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको करा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, क्योंकि n हमने 2 लिया है। ठीक है, n यहाँ पर 2 लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में 1। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो रिलेशन कितने बनेंगे, 1, रिलेशन बनेगा 2। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका आया है 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 आया है। ठीक है, तो आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल कितने बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछता है एग्जाम में। एक बार इससे पूछा था टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप कितने बनेंगे, ये इसका फॉर्मूला आया था, एक पूछा था, और एक बार इसमें डिजिट भी मांग ली थी कि कितने रिलेशनशिप बनेंगे। तो फॉर्मूले में रखते हैं 2, फिर 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से भी आ जाएगा ये 2, इसमें ऐड कर देंगे 2, ये वाला और ये वाला 2, इन सभी को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरीके से इस फॉर्मूले को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 1 1, कितना हो गया 2 इंटू 3 यानी कि 6, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, ग्रेक्यूनास की थ्योरी जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके,
नाउ वाइड स्पैन और नैरो स्पैन में क्या डिफरेंस है? तो जो वाइड स्पैन होता है लिटिल और नो ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, इनएडिक्वेट और अनक्लियर अथॉरिटी डेलीगेशन कि वाइड स्पैन, क्योंकि वाइड स्पैन होता है ना, मैंने बताया था कि डेलीगेशन कैसे होगा, अपने नीचे वाले को डेलीगेट करेंगे। कभी कभी क्या, अगर वाइड है तो उनको पता ही नहीं होगा ना कि हम किसको डेलीगेट करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अनक्लियर प्लान ऑफ नॉन ऑपरेटिव ऑपरेशंस, प्लान्स यहाँ पे बहुत ही क्लियर नहीं होते हैं। नॉन वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, उनको क्योंकि कोई वेरीफाई नहीं कर रहा, उनको सुपरवाइज ही करने वाला कम है ना। फास्ट चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। नैरो स्पैन में क्या होगा? थ्रू ट्रेनिंग ऑफ सबॉर्डिनेट, मतलब कि यहाँ पर जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी। क्लियर डेलीगेशन टू अंडरटेक वेल डिफाइंड टास्क, यहाँ पे डेलीगेशन क्लियर होगा। वेल डिफाइंड प्लान फॉर ऑपरेटिव ऑपरेशंस। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव यूज एंड स्टैंडर्ड, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रॉपरली वेरीफाई किया जा सकता होगा, क्योंकि उनको काम सौंपा जाएगा और उनका जो सुपीरियर होगा वो उसको चेक करेगा। स्लो चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, ऐसा यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स, कि स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट वेरियस डिपार्टमेंट ईच पर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, क्या ये स्पैन है? ईच पर्सन्स अथॉरिटी इज क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। एवरी सबॉर्डिनेट हैज़ वन सुपीरियर, या अ मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होगा, आंसर इसमें फोर्थ होगा, ठीक है। अ मैनेजर कैन सुपरवाइज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट, दैट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज नैरो, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल हमारा नैरो होगा तो नंबर ऑफ मैनेजर वुड बी रिक्वायर ईच यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर वुड बी मैनी मैनेजरियल लेवल और लेयर सच एज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रिफर टू। कह रहा है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लेवल होंगे तो उस समय कैसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, तो जब ज़्यादा लेवल होंगे तो टॉल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट रिपोर्ट डायरेक्टली टू अ सिंगल सुपरवाइजर, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे जो सबॉर्डिनेट हैं या नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स हैं वो अगर डायरेक्टली सुपरवाइज करें तो उसको क्या कहा जाएगा? स्पैन ऑफ सुपरविजन कहा जाएगा, स्पैन ऑफ एक्टिविटी, स्पैन ऑफ बिजनेस, या स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? तो हमारा आंसर होगा स्पैन ऑफ सुपरविजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, सुपरविजन दिया हुआ है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल को कहीं कहीं स्पैन ऑफ सुपरविजन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्यू सबॉर्डिनेट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द मैनेजर, ठीक है, कुछ सबॉर्डिनेट हैं जो कि डायरेक्टली मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा कैसा है? वाइड स्पैन मैनेजमेंट है, लार्ज स्पैन मैनेजमेंट है, स्मॉल है, या नैरो है? क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या आया है? फ्यू, फ्यू होगा तो कैसा होगा? नैरो होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे आने वाले लेक्चर में, और आई होप आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, तो आप इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच।